नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी। भारत जी, आपका स्वागत है। तो 3 चरणों के मतदान के बाद लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 303 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है भारत जी। और आपको पता ही है कि इस बार कुल 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 3 फेज जो खत्म हुए हैं उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पूरी वोटिंग हो गई है, जैसे साउथ के लगभग सारे राज्य, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, गोवा, ये तमाम राज्य हैं। इधर छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, ये सारे राज्य भी हैं जहां मतदान समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर के 19 राज्य भारत जी ऐसे हैं जहां मतदान पूरे हो गए हैं, जबकि 10 राज्य और बचे हुए हैं जहां अगले 4 चरणों में मतदान बाकी है। आइए सबसे पहले इन 3 चरणों के 303 सीटों की दलीय स्थिति की बात करते हैं। 2014 के रिजल्ट के अनुसार बीजेपी को 121 सीटें, ये जो 303 सीटें हैं उनमें से, मतलब 3 चरणों में जो मतदान हुए हैं उनमें से बीजेपी को पिछली दफा यानी 2014 में 121 सीटें मिली थी। एआईएडीएमके को, जिसको लीड करती थी जयललिता, जो आज नहीं है, उनकी पार्टी को 38 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। टीडीपी को 16 सीटें। आप याद, उस समय आपको यह बता दूं कि टीडीपी यानी आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ उस समय चुनाव हुए थे और उसमें टीडीपी को 16, बीजू जनता दल को 14 उड़ीसा में, टीआरएस को 11, टीआरएस जो आज तेलंगाना में लीड कर रहा है, तो टीआरएस को 11, उस समय टीआरएस भी आंध्र प्रदेश में ही चुनाव लड़ी थी ये पार्टी भी। और सीपीएम को यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को 9 सीटें, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो है उनको 5 सीटें मिली थी। ये कुल जो मुख्य दल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं कि किनको कितनी सीटें 2014 में मिली थी। और भारत जी, फर्स्ट फेज में जो इस बार जो भी मतदान हो रहा है, जो 3 फेज में हुए, उसमें फर्स्ट फेज में कुल 69.50% यानी 69.50%, सेकेंड फेज में 69.44% और थर्ड फेज में 65.71%। एक बात यहां बता दूं कि ये जो 65.7% है, ये कल यानी 23 तारीख को मतदान के बाद रात 9 बजे तक का फिगर है चुनाव आयोग का। ये फिगर हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये जो तीनों जो फिगर है, मतलब तीनों फेज के जो मतदान का जो प्रतिशत है, इसको अगर मिला लें और एक औसत फिगर हम निकालें तो ये 68.21 यानी 68.21% वोटिंग का एक फिगर आता है इन तीनों में। अगर देखें भारत जी, तो जो पिछली बार की 2014 की तुलना की जाए तो ये मामूली अंतर से ही पीछे है, ये जो फिगर अभी 3 फेज का है। बिल्कुल। तो ये एक मोटा मोटी जो 3 फेज की क्या स्थिति है, जो सिनेरियो है, वो मैं आप लोगों को बता रहा था। अब आइए सबसे पहले दक्षिण भारत चलते हैं और वहां की बात करते हैं। वहां के इन 303 सीटों में से जो पूरा की पूरी जो मैं बता रहा हूं कि सारी सीटें, मतलब सब जगह मतदान खत्म हो चुका है, वहां की क्या स्थिति रहने वाली है, जिनमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और केरल है। ये चारों पांचों स्टेट को मिला लिया जाए तो 129 सीटें हैं। इनमें से मात्र 21 सीटें ही उस समय भाजपा के पास थी। अब की बार क्या स्थिति रहने वाली है भारत जी? असल में देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है। जो बाकी जो बची हुई 240 सीटें हैं जी, इनमें अभी अभी जो 303 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, वहाँ पर 121 सीटें बीजेपी के पास थी और बाद में जो आने वाली जो 240 सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है, उसमें से 161 सीटें, 161 सीट्स बीजेपी के पास हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो अब जो इलेक्शन होने वाला है वो बड़ा बीजेपी का गढ़ है। इसमें भी अभी जिन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुआ है उसमें हम अगर गुजरात की करें तो वहाँ 26 में से नहीं, 26 अभी तो सीटें। उस पे जाएंगे, लेकिन मैं अभी पूरा फोकस करना चाहता हूँ साउथ पे। मैं साउथ तमिलनाडु, मैं वही आपसे बात जो थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा भूमिका उस हिसाब से करके चल रहा था, क्योंकि इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि कांग्रेस की 28 सीटें थी और 28 में से कांग्रेस का जो मतलब जो 8 सीटें थी वो उसको केरला से मिली थी और कर्नाटक से 9 सीटें मिली थी। देखिए, बीजेपी की जहाँ तक बात है तो बीजेपी को केवल कर्नाटक में 17 सीटें मिली थी, जो उसकी एक बड़ी मतलब एक बड़ा उसका हिस्सा था। हाँ, और वहाँ पे इनकी सरकार भी थी उस समय, सरकार भी। और बीजेपी को इस बार ये उम्मीद है कि अगर हिंदी भाषी पट्टी में, खासकर उत्तर भारत का हिस्सा, अगर यहाँ से अगर कुछ सीटें उनकी कम होती हैं तो इसकी भरपाई वो साउथ से और पश्चिम बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट से, ये 3 इलाके जो हैं जहाँ से वो इन सीटों की भरपाई करने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है।
लेकिन इसमें अगर मैं पूरी अगर बात करूं तो तमिलनाडु की जो बात है, तमिलनाडु में पिछली बार बीजेपी गठबंधन में लड़ी थी, 6 सीटें मात्र उसने लड़ी थी। एक सीट उन्होंने जो है कन्याकुमारी की वो जीती थी और बाकी 3 सीटों पर वो नंबर 2 पर रही थी। तो पिछली बार पीएमके और डीएमडीके इनके साथ में थी, इस बार ये एआईएडीएमके के साथ में आई है। ये तमिलनाडु का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करुणानिधि और जयललिता जो 2 चमत्कारी नेता थे, दोनों इस इलेक्शन में नहीं है। डीएमके का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उनके साथ जो उनका जो गठबंधन है वो ज़्यादा मजबूत है और उसमें ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं। इस बार एआईडीएमके जो हमेशा अकेले चुनाव लड़ती रही है, पिछली बार वो 37 सीटें जीती थी, इस बार वो बीजेपी के साथ 5 सीटें उन्होंने बीजेपी को दिया है। सीटें जीती थी उसने पिछली बार। हाँ, एक सीट पीएमके की थी, इस बार पीएमके उनके साथ फिर आया है। पिछली बार पीएमके चुनाव जीतने के बाद बीजेपी से हट गया था, लेकिन इस बार वो फिर आया है और वो 7 सीटें इस बार इस चुनाव में लड़ रहा है। तो इस बार, और तमिलनाडु की जो एक खासियत है वो ये है कि यहाँ पे सीटें मतलब हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन ये पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। जयललिता दोबारा रिपीट कर गई थी, वो विधानसभा में भी रिपीट की थी और लोकसभा में भी उन्होंने अच्छी सीटें जीती थी, मतलब लगभग एक तरफा वो जीत थी और डीएमके पूरे तरीके से साफ हो गया था। इस बार ये माना जा रहा है क्योंकि करुणानिधि के जो बेटे हैं स्टालिन, वो लंबे समय से अपने पिता की विरासत को संभाल रहे थे, तो उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। एआईडीएमके के साथ ये भी परेशानी है कि जो शशिकला जो उनकी सहेली थी अम्मा की, उनके जो भतीजे हैं जयललिता की सहेली, हाँ दिनाकरन जो उनके भतीजे हैं, वो एक नई पार्टी बनाकर आए हैं और वो सारी उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पर एआईएडीएमके चुनाव जीती थी। तो इस तरीके से जो तमिलनाडु में है वहाँ पर बीजेपी कुल 5 सीटें लड़ रही है। तो अगर गठबंधन में अगर कुछ सीटें जीत के आती हैं तो एक अलग बात होगी। बाकी जो उनका अपना जो वहाँ का जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है उसमें यह है कि हर 5 साल में वो और साफ करते हैं, वो बिल्कुल एक तरफा वो साफ करते हैं। कर्नाटक में 27 सीटों में से 17 सीटें इनके पास थी उस स्थिति में, जबकि पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस दोनों अलग अलग लड़े थे, मतलब वहाँ पे त्रिकोणीय फाइट थी। इस बार कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन है और आमने सामने की फाइट है। इस आमने सामने की फाइट में जो पिछली बार का जो इनका 17 सीटों का परफॉर्मेंस था वो अब नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर एकमात्र जो उम्मीद है वो नरेंद्र मोदी के नाम की है। अब वो नाम कितना चल पाएगा ये हमको देखना पड़ेगा। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछली बार इन लोगों ने टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 2 सीट इन लोगों ने जीती थी, विशाखापट्टनम और नरसापुरम बीजेपी ने, और तिरुपति और राजमपेट पर ये दूसरे नंबर पर रही थी। तो अब इसमें इस बार जो है वो टीडीपी के साथ इनका गठबंधन नहीं है, इस बार ये अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और अगर हम टीआरएस की मतलब अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर भी सिकंदराबाद की 1 सीट इन्होंने जीती थी। तो जो संयुक्त जो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे उसमें 3 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन अब इन तीनों में से चूंकि ये ना तो टीआरएस के साथ इस बार गठबंधन में है ना ये टीडीपी के साथ है, यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआर जो है वो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हालांकि बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर और उन दोनों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी को कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ती है तो वाईएसआर या तेलुगु देशम दोनों में से कोई भी उनकी मदद कर सकता है जो जितनी सीटें जीतेगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि चूंकि आंध्र प्रदेश का भी जो वोटिंग पैटर्न है वो साउथ का लगभग एक जैसा है कि 5 साल में वो लोग सीट बदल देते हैं, तो इसलिए इस बार ये माना जा रहा है कि वाईएसआर जो है वो काफ़ी सीटों पर कब्जा जमाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है केरल जी, नहीं अभी तेलंगाना, चूंकि उस समय आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना की जो सीट, लेकिन तेलंगाना में जो 17 सीटें, बिल्कुल 17 सीटें हैं। 17 सीटों में जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल एक सिकंदराबाद सीट जीते थे और हैदराबाद जहाँ पर हमारे ओवैसी साहब हैं वहाँ पर ये नंबर 2 पोजीशन पर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब चूंकि इनका कोई गठबंधन नहीं है और अभी एक बिल्कुल नहीं वहाँ गठबंधन के साथ काम दोनों लड़ रहे हैं, ओवैसी और टीआरएस दोनों साथ में, दोनों की पार्टी जो है साथ में चुनाव लड़ रही है। नहीं लेकिन बीजेपी का नहीं है ना किसी के साथ गठबंधन, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये चूंकि पिछली बार टीआरएस ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनने वाली हैं, ऐसा नहीं होगा।
अब हम बात कर ले केरला। विधानसभा में भी वहां पे जो टीआरएस को काफी अच्छी सफलता मिली है, तो उस हिसाब से ये देखा जाए कि वो माना जा रहा है कि वहां टीआरएस अभी आगे है। लेकिन आप केरल की बात मैं केरल की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल में इस बार बीजेपी को ये लग रहा है कि वो 2 से 3 सीटें जीत पाएगी। केरल में ये एक विधायक इनको इस बार ये जीत पाए थे और आज तक इन्होंने लोकसभा में वहाँ से कोई सफलता हासिल नहीं की है। पिछले बार जरूर त्रिवेंद्रम की जो सीट है जहाँ से शशि थरूर सांसद हैं, वहाँ पे ये नंबर 2 पोजीशन पर रहे थे और इस बार उनको लग रहा है कि जो शबरीमला जो आंदोलन हुआ है उसकी वजह से जो हिंदू वोटर है वो उनकी तरफ आएगा। असल में केरल की राजनीति में थोड़ा सा एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग है जो मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करती है और इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो इसलिए जो लेफ्ट के साथ जो वोट बचता है वो बड़ा हिंदुओं का वोट है। तो उसमें बीजेपी को ये लगता है कि वो तेलंगाना आंदोलन जिस तरीके का हुआ तो उसके बाद वो उसमें कुछ सेंध मार पाएगी, तो उसको ये लग रहा है कि बहुत सारी सीटों पर वो लेफ्ट का वोट काट कर और चुनाव को त्रिकोणीय बना देगी और उसमें कुछ उसको सीटें 2 या 3 सीटों का फायदा मिल पाएगा। ये उनकी अपनी समझ है। अब उसमें देखना पड़ेगा ये 23 तारीख को, हालांकि वोटिंग काफी अच्छा हुआ। एक बात है इंपॉर्टेंट ये है कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि केरल का जो वायनाड सीट है वो वहां वो इसलिए गए क्योंकि ये एक त्रिकोणीय जो अगर भौगोलिक स्थिति वहां की देखें तो वो कर्नाटक से भी और तमिलनाडु और इधर केरल, ये तीनों को टच करता हुआ वो जगह है और इस जगह से लड़ रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों के अलावा इन्हें केरल में ज़्यादा मतलब कांग्रेस को ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए केरल में अभी भी अपर हैंड तो कांग्रेस का ही है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो है हाँ यूडीएफ का ही है, गठबंधन, क्योंकि 9 सीटें तो इनके पास हैं, टोटल 12 सीटें हैं, 20 में से 12 सीट इनके पास है और 8 सीटें जो हैं 2014 की वो लेफ्ट के पास हैं। उसमें से 2 तो निर्दलीय हैं जो सीपीएम के सपोर्ट से हैं, वहाँ पर एक सीपीआई का भी है और 5 सीपीएम के हैं। मतलब आप तो, ये हम माने कि वहाँ पे कांग्रेस जो है यानी यूडीएफ जो है वो जो गठबंधन है वो वहाँ लीड कर रही है। मतलब बिल्कुल अभी 2014 में भी लीड कर रही है और अगर ये मान भी लें कि वहाँ पे कांग्रेस कोई बहुत अच्छा करने वाली है तो हो सकता है 2 सीट और बढ़ जाएगी, है ना। तो अभी अगर आपके पास अगर 12 है तो 12 के आप 14 पहुंच जाएंगे, 15 पहुंच जाएंगे। ये नहीं होने वाला कि आप 20 के 20 जीत जाए, क्योंकि ऐसा केवल एक बार जो 2004 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जरूर ऐसा हुआ था कि जब लेफ्ट 60+ पहुंच गया था, उस समय ये पूरी की पूरी 20 सीटें जीत के सीपीएम वहाँ पे यानी लेफ्ट गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था, बाकी तो हो सकता है जब पहले हो चुका है तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन वैसी जो स्थितियां हैं जो आप कह रहे हैं वो वैसी नहीं है। चलिए, लेकिन अब मैं बढ़ना चाहूंगा पूर्वोत्तर की ओर। जब दक्षिण की हम बात कर लिए और दक्षिण के बाद पूर्वोत्तर, जहां पूरा का पूरा मतदान जो है वो वोटिंग खत्म हो चुकी है और पूर्वोत्तर में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो असम है, जहां 14 सीटें हैं और भारत जी इन 14 सीटों में से 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी और 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो ये जो 7 और 4 का आंकड़ा था क्या कहता है? और जबकि इस बार जो है पिछली बार 79.88% मतदान हुआ था और इस बार 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतलब लगभग बराबर है, 1% ज्यादा ही है, कम नहीं है पिछली दफा के हिसाब से। तो एक तो ये कि कहा जाता है कि जब कोई परिवर्तन की बात आती है तो लोग ज्यादा निकल के आते हैं ऐसा, लेकिन इस बार जो स्थिति दिख रही है वो दूसरे ढंग की दिख रही है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मतदाता जो हैं वो खामोश हैं, तो इसलिए ये 23 तारीख को पता चलेगा यानी 23 मई को पता चलेगा। लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात हो रही है जिनमें से 14 सीटें असम में हैं और बाकी सिक्किम मिलाकर के 25 सीटें हैं, इन 25 सीटों का हाल क्या है वो जरा बताइए, 2014 की स्थिति और आज की स्थिति। मुझे लगता है कि अगर हम अरुणाचल या मिजोरम या इनकी जो हम बात करें तो इसमें बहुत सारी जगह तो ये होता है कि वो क्षेत्रीय दल हैं और वो बाद में जहां केंद्र में जिनकी सरकार होती है उनके साथ वो चले आते हैं, उनके साथ हो जाता है। इसलिए मैं टोटली फोकस करना चाहता हूं असम के ऊपर। लेकिन इसमें जो जहां एनआरसी का मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी को जो फायदा हो सकता है वो मुझे लगता है कि त्रिपुरा की 2 सीटें हैं जो सीपीएम के पास हैं और वहाँ पर इनकी अभी हाल में सरकार बनी है, तो ये जो 2 सीट हैं इसमें इनको फायदा हो सकता है। हालांकि अभी जो खबरें जो त्रिपुरा से मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 1 सीट सीपीएम जीत सकती है, ये अभी कहा जा रहा है, मतलब इसको बहुत हम कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि 1 सीट का फायदा जो है वो बीजेपी को त्रिपुरा में होने वाली है। दूसरा जो हम बात नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा करें, देखिए एनआरसी जो ये लेकर आए हैं उसके बाद से
पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो डिस्टर्ब हो गया है। कांग्रेस ने दो बड़े काम किए हैं। एक तो इन्होंने जो एनआरसी को लेकर इन्होंने रिव्यू करने की बात की है, और जो नागरिकता का जो मामला है उसके ऊपर राहुल गांधी ने बात की है। तीसरा जो आपसा जो एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर बहुत लंबे समय से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आंदोलन चल रहा है। इरोम शर्मिला तो कई साल अनशन पर बैठी रही आपसा को ख़त्म करने के लिए। तो वो जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया है, जिसे बीजेपी ये कहकर इशू बनाने की कोशिश कर रही है कि आतंकवादियों की मदद करने की बात है, तो मुझे लगता है कि उसका जो मैसेज है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, तो कुछ जगह पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरा, मतलब असम इसमें में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बिल्कुल फायदा हो सकता है। और असम में जो बात है, असम में पीछे हमने देखा था कि असम गण परिषद इसी एनआरसी के इशू के ऊपर छोड़ के चली गई थी, लेकिन बीजेपी चुनाव के के साथ समय छोड़ के चली गई थी, चुनाव 2 के महीना समय पहले फिर लौट आया, फिर लौट के आ गई है ना। है, और तो ये लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो हमको लग रहा था कि कुछ चीज़ें उसमें गड़बड़ होंगी, तो वो तो मुझे लगता है कि उसको बीजेपी ने मैनेज कर लिया है। लेकिन वहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोटर है या जो उत्तर भारत का जो वोटर है, उसे ये लग रहा है उसका नाम एनआरसी के अंदर नहीं है। उसे ये डर लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अगर फिर लौट के आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि उसमें केवल मुसलमान नहीं है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टेट से गए हुए हैं, और खासकर बंगाल के बहुत बड़े लोग हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में इस लोग पे हैं तो जिनका लगातार नाम बात NRC हो रही में है, नहीं लगातार हाँ। बात हो रही है इस तो पे। वो एक डर उनके अंदर है, और मुझे लगता है कि अगर वो वोटों तक अगर पहुंच गया, मतलब पोलिंग बूथ तक अगर ये नाराजगी लोगों की पहुंच गई, तो हो सकता है कि इसमें बीजेपी को नुकसान वहां पर हो सकता है। तो कुल मिला के जो 25 सीटें हैं, और जिसमें बीजेपी ये सोच के चल रही है कि उसे फायदा हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं पिछली कि बार इन 25 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के 8 पास सीटें थीं। बीजेपी के पास। और इस बार बीजेपी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि कम से कम मतलब 50% बीजेपी के पास में सीटें आएंगी। इन 25 में से 13-14 सीटें आएंगी, ऐसी उम्मीद बीजेपी लगा के बैठी हुई है। क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां पे बीजेपी को लॉस, खासकर उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी को लॉस हो सकता है, उसकी भरपाई वो वहां से भी करना चाह रही है। लेकिन अब बात करें भारत जी गुजरात की, होम स्टेट ऑफ अमित शाह एंड मोदी, उनकी बात की जाए तो गुजरात की 26 सीटें, 26 की 26 सीटें पिछली बार जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी, और इस बार वहां मतदान कल समाप्त हो चुका है। गुजरात की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? उसके अलावा मैं जोड़ना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भी मतदान समाप्त हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो चुका है। तो इन तीनों को जरा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में भी गुजरात के लोग काफ़ी हैं, और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से 10 सीटें पिछली बार थी बीजेपी के पास में। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास थीं। तो ये 26 + 5 + 10, 11 में से 10, मतलब 26, 10, 36 और 5, 41 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के, बीजेपी के पास थीं। मैं वही आप? आपसे मतलब इन 42 सीटों में से 41 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास पिछली दफा थी। इस बार ये बहुत बड़ा एरिया है, जहां आप क्या देख रहे हैं? मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो स्टेट हैं, ये बीजेपी की क्लीन स्वीप वाले स्टेट थे। फिर इसमें मतलब जो इन 3 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, फिर इसके बाद जो हम बात करें तो 26 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जो 14 सीटें उसमें बिहार की हैं। ये बिहार की जिन सीटों के ऊपर चुनाव अभी तक हो गया है, वहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा हिस्सा नहीं था। तो बीजेपी के जो हिस्से वाले जो इलाके हैं वो अब बिहार में आएंगे। हाँ, बिहार में आएंगे, लेकिन अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं कि गुजरात है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, और जो जिन 26 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हुए हैं, उन 26 की 26 सीटें जो हैं, उसमें 26 में से 3 सीटों को निकाल दें तो 23 सीटों पे बीजेपी, मतलब 23 सीटें बीजेपी के खाते में थी। हाँ, तो वही बात है। ये जो 121 जिन सीटों की हम बात कर रहे थे, इन 121 सीटों में से 21 सीटें साउथ में थी। बाकी जो ये 100 सीटें हैं, इसमें से 8 अगर हम नॉर्थ ईस्ट का निकाल दें, तो बाकी जितनी 92 सीट्स हैं, ये 92 सीट्स इन्हीं स्टेट के, बिल्कुल इन्हीं स्टेट में से है। और इस बार जो हम पिछला जो विधानसभा, जो गुजरात का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, इन दोनों में मतलब गुजरात में बीजेपी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे आउट होते होते बची है। अगर 2 शहर सूरत और अहमदाबाद ने अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया होता, तो बीजेपी वहाँ पे धराशायी हो जाती है। तो इसका मतलब हमको ये बात समझ में, मतलब उस समय भी ये बात निकल के सामने आई थी, और ये
इस बार फिर इंडिकेशन मिल रहा है कि इस पूरे चुनाव में शहर और गांव बट गए हैं, जो इससे पहले भी होता रहा है। हम लोग ये मानते थे कि बीजेपी शहरी पार्टी है और गांव में उसकी ज़्यादा पकड़ नहीं है। हमको गुजरात के चुनाव में ये बात फिर सामने आई कि गांव का जो वोटर था वो फिर वो कांग्रेस की तरफ लौट के चला गया और जो शहरी वोटर था वो बीजेपी के साथ बना रहा। छत्तीसगढ़ में भी हम ये देखें कि पूरा जो सिनेरियो ही चेंज हो गया। जो बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, वो सब के सब कांग्रेस के साथ चले गए और किसान थे। तो किसानों की जो नाराजगी है, देखिए बहुत बड़ा मामला गुजरात के अंदर है डिस्प्लेसमेंट का। आदिवासियों को सिल्कोसिस है, मतलब एक बहुत बड़ा मामला है जो सिल्कोसिस का भी मामला है। नर्मदा का जो पानी था, उस पानी जो किसानों को मिलना चाहिए था वो किसानों को नहीं मिलकर इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध का कल ही जो सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसका मैं कल ही आपसे जिक्र किया था कि वो जो मूर्ति है जिसको ये अपने विकास का प्रतीक बना रहे हैं, वो उन आदिवासियों के विनाश का प्रतीक है और वो उसको देख देख कर बिल्कुल कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 26 की 26 सीटें जो गुजरात में बीजेपी को मिली थी वो उन सीटों में कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंध लगाने की तैयारी में है। अभी जो जानकारी है 6 से 8 सीटों के बारे में लोगों का कहना है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। ये तो 10 भी हो पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है और वही स्थिति उत्तराखंड में हम देख रहे हैं और वही स्थिति छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ में 3/4 के साथ अभी विधानसभा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाई है और वहां कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। और जो 11 में से 10 सीटें मुझे ये भी हम अगर एक चीज जो 11 में से 10 सीटें छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के पास थी, वो कहा जा रहा है कि ये उल्टा भी हो सकता है और कुछ अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जो 5 सीटें थी, इस बार आप देखिए कि खंडूरी के बेटे जो हैं वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं और वो लड़ रहे हैं। साथ में हरीश रावत हैं, वो बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। तो ये दो सीटें बीजेपी मतलब कांग्रेस की अच्छी मानी जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ को लेकर एक बात और कहना चाह रहा था कि अभी जहाँ पे 3 स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक, जो हम लोग यहाँ से बैठकर जो एनालिसिस कर पा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ सरकार का ही है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि लोगों की एक उम्मीद जो है वो छत्तीसगढ़ और जो भूपेश बघेल का आप एक और तरीका देखिए, भूपेश बघेल का जो वोट मांगने का जो स्टाइल है वो मुझे बड़ा मार्के का लगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो वादा किया है, मैंने अगर आपका कर्ज माफ़ किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, वरना आप मत दीजिए। मैं अगर आपको धान का अगर 2,500 रुपये दे रहा हूँ तो आप मुझे वोट करिए। तो अगर 3 महीने की सरकार के बाद अगर भूपेश बघेल अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये काफी अच्छा ट्रेंड है और मुझे लगता है ये काम नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया और अगले 5 साल में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल होना यही ऊपर उन्हें वोट मांगना चाहिए, तभी तो ना कि वो परमाणु बम के नाम पर संकल्प पत्र या आप घोषणा पत्र जो लेके आते हैं, जिसमें आप वादे करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है और 5 साल में हम ये काम करेंगे, अगर आप करते हैं तो आप रिपोर्ट कार्ड भी दीजिए, जनता के सामने रखिए कि हमने इतने करोड़ लोगों को, इतने बेरोजगारों को नौकरी दी, इतने किसानों के कर्ज माफ किए और तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, एक इंसान को जो चाहिए वो अगर मुहैया कराते हैं तो वोट आपको क्यों नहीं देगा कोई भी वोटर। तो भारत जी, आपने दक्षिण से लेकर के पूर्वोत्तर और फिर पश्चिमी राज्य उत्तराखंड और तमाम इन सारे राज्यों के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में भाग लिया। मैं चाहूँगा कि आगे भी जो बचे हुए राज्य हैं उस पर हम लोग कल या परसों फिर बैठेंगे और उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी चूंकि 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है और धीरे धीरे मतदान जो है, ये मतलब चुनाव जो कहते हैं कि फेज बाय फेज ये चुनाव चरण दर चरण जो है वो आगे चढ़ रहा है। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दिन भर मोदी जी का एक इंटरव्यू अक्षय कुमार के द्वारा जो लिया गया है वो टेलीविज़न पे सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो पॉलिटिकल हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आप लोगों ने, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करें। और चुनाव पे, चूंकि 23 मई को चुनाव का रिजल्ट आना है, तब तक हम ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियां जो बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।